Good morning students. Welcome in today's session of Business Studies class. In this session we are going to discuss the economic reforms. Yes बेटा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हैं? वेरी फर्स्ट हम इसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, देन इसके स्टेप्स पर आएंगे हम। बच्चे देखो कि 1991 से पहले हमारी जो इकॉनमी थी वैसी इकॉनमी नहीं थी जैसी इकॉनमी आज हम देख रहे हैं। 1991 से पहले जो हमारा जीडीपी था, जो हमारी नेशनल इनकम थी, वो रेगुलर क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। तो हमारी गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि हमारी इकॉनमी का जो डेवलपमेंट का ग्राफ है, जो ग्रोथ रेट है, वो जितना होना चाहिए वो उतना नहीं हो रहा है। इकॉनमी को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। नेशनल इनकम को इंक्रीज करने के लिए, जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए, इन्फ्लेशन रेट को जो है रोकने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च किए और रिसर्च करने के बाद उन्होंने कुछ हमारी रिफॉर्म्स को प्रेजेंट किया जिससे हम अपनी इकॉनमी की डेवलपमेंट के ग्राफ को हाई कर सकते थे, जीडीपी और नेशनल इनकम को इंक्रीज कर सकते थे, और इन्फ्लेशन रेट जो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा था उसे भी कंट्रोल में कर सकते थे। तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। और वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे, उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में ही आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। टू टेक द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड टू स्पीड अप द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, the following virtual reforms were introduced and these reforms are known as economic reforms. तो हमारी कंट्री में 1991 में 3 स्टेप्स लिए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंडर, जिनमें फर्स्ट था लिबरलाइजेशन, सेकंड था प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन. Liberalization, privatization and globalization are also known as LPG. इस LPG के बारे में आप इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन हम इसे यहाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि इस LPG का हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और सोशल डायमेंशंस का हमारे बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सेम इसी तरह से गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में रिलीज़ की, उस इकोनॉमिक पॉलिसी का भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। हम वन बाय वन इस LPG के कंटेंट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसका हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। नाउ कम टू द लिबरलाइजेशन. अब लिबरलाइजेशन क्या था? लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी कंट्री में जो लाइसेंस कोटा राज है ना, उसे ख़त्म करेंगे. अब क्या था ये लाइसेंस कोटा राज? 1991 से पहले क्या होता था कि अगर किसी बिजनेसमैन को कोई भी बिजनेस करना है तो उसे बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑफिसेज में जाकर लाइसेंस लेने पड़ते थे. आज की डेट में आप लाइसेंस लेते हो ड्राइविंग लाइसेंस. अब एक ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी कोई इजी टास्क नहीं है कि आप गए, आपने फी डिपॉजिट करवाई, ठीक है, और घर जब वापस आए तो आपके हाथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, उसके लिए भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत सारा टाइम लगता है. ठीक है, आपको 2-3 बार उसके लिए विजिट करना पड़ता है. ठीक है, तब आपको जाकर वो लाइसेंस इशू होता है. अब सोच के देखो कि एक बिजनेसमैन को अगर उसने 10 एक्टिविटीज़ करनी है तो 10 में से 8 एक्टिविटीज़ के लिए उसे लाइसेंस लेना पड़ता था. लाइसेंस लेने के लिए अलग अलग ऑफिसेज में जाना है, अलग अलग फ़ी पे करनी है, वहाँ पर अलग अलग पेपर वर्क हैं, अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं, उन सबको पूरा करना है. ठीक है, अब अगर बिजनेसमैन इन सब लाइसेंस को ही लेता रहेगा, और ये नहीं है कि ये लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए उसे इशू हो जाएंगे, नहीं, वो उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इशू होंगे और उस टाइम पीरियड के बाद फिर से उन्हें रिन्यू कराना होगा, उसे फिर से उसी प्रोसीजर से क्रॉस होना होगा. ठीक है, बेशक रिन्यूअल का प्रोसेस थोड़ा सा स्मॉल होगा बट सेम प्रोसेस रहेगा. ठीक है, तो बिजनेसमैन को कहाँ उलझा रहता था? वो इसी लाइसेंस में ही उलझा रहता था. लाइसेंस इशू करा रहा है, लाइसेंस रिन्यू करा रहा है. ठीक है,
तो इन सब एक्टिविटीज में जब वो लाइसेंस की एक्टिविटीज में उलझा रहेगा तो वो अपने बिजनेस पर कितना कंसंट्रेट कर पाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं वो लाइसेंस कोटा राज में बिजनेस करना ही फेवरेबल नहीं समझते थे। बहुत सारे लोग बिजनेस में आते ही नहीं थे, वो सोचते थे इससे अच्छा एम्प्लॉयमेंट कर लो या इससे अच्छा कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर लो जिसमें इस लाइसेंस का कोई भी चक्कर ना हो। तो गवर्नमेंट ने ये फील किया कि हमारी कंट्री में बिजनेस डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, लाइसेंस परमिट कोटा राज है कि हर चीज के लिए क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्यों ना इस लाइसेंस परमिट कोटा राज को एबॉलिश किया जाए। तो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया उस स्टेप का नाम क्या था, लाइसेंस को एबॉलिश करने के लिए जो स्टेप लिया वो स्टेप था हमारा लिबरलाइजेशन। फाइनली लिबरलाइजेशन रेफर्स टू unshackle economy from bureaucratic cobweb to make it more competitive। गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया उसमें क्या रहा कि हम अपनी इकोनॉमी को ब्यूरोक्रेटिक कोवेव क्या होता है बेटा, नौकरशाही का शिकंजा होता है एक तरह से, कि हम बहुत बुरी तरह से उस शिकंजे में जकड़े हुए हैं। एक तरह से एक पिंजरा है, यानी कि लाइसेंस क्या है, हमारा पिंजरा, उसके अंदर बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं, फी डिपॉजिट करानी है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है। उस पिंजरे में हम जकड़े हुए हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं तो हम उसी में उलझे रह जाते हैं। उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। उन सब ब्यूरोक्रेटिक कोवेव से हमने अपनी इकोनॉमी को क्या करा दिया, रिलीज करा दिया, हटा दिया वो ब्यूरोक्रेटिक कोवेव, और अपनी इकोनॉमी को क्या बना दिया, मोर कॉम्पिटिटिव। मोर कॉम्पिटिटिव बनाने का मतलब कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया ताकि बहुत सारे नए बिजनेसमैन मार्केट में आए और क्या हो, कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा हो। ज्यादा कंपटीशन होगा तो जो ग्रोथ रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो ये एक चेन होता है जो हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी उसे रिपीट करेंगे कि अब मोर कंपटीशन के लिए हम तैयार हो रहे हैं, यानी कि बहुत सारे बिजनेसमैन मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के ऊपर होने वाली जो रिस्ट्रिक्शंस थी, लाइसेंस थे, वो हटा दिए गए, और जिन चीज़ों पर रखे गए तो वो भी बहुत ईजी वे कर दिया गया कि आपको लाइसेंस ईजीली मिल जाएगा, उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज नहीं रहेंगी। तो बहुत सारे बिजनेसमैन न्यू मार्केट में आए, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला तो हमारे घरों में पैसा आया। अब उस पैसे को हम कहाँ खर्च करेंगे, मार्केट में खर्च करेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो है वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, ठीक है। तो कंपटीशन का जो है वो मोर कॉम्पिटिटिव लेवल आ रहा है। तो उस टाइम पर कोई भी जो प्रोड्यूसर है, सेलर है, वो अपने मन चाहे रेट जो है वो मार्केट में कस्टमर से चार्ज नहीं कर पाएगा, ठीक है। कंपटीशन आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट और हमारे पास आएगा, जो इन्फ्लेशन जो था, जो लगातार बढ़ रहा था, वो क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि प्रोड्यूसर्स कम थे, सेलर्स कम थे, ठीक है। इसीलिए वो अपने मन चाहे रेट जो है वो चार्ज करते थे, महंगाई बढ़ रही थी, ठीक है। अब कंपटीशन का जो है वो इरा आ गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि अब इस टाइम पर हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक दूसरे को देखकर अपने प्राइसेस डिसाइड करेंगे कि अगर हम ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो दूसरा कॉम्पिटिटर आकर हमारे कस्टमर्स को भी हमसे छीन लेगा, ठीक है। तो इस तरह की इकोनॉमी को एस्टैब्लिश किया गया, किस इरा में, लिबरलाइजेशन के फेज में इसे एस्टैब्लिश किया गया। फाइनली वी कैन से दैट liberalization refers to unshackle economy from bureaucratic cobweb to make it more competitive. The main aim was to establish the license permit quota raj. अब बच्चे लिबरलाइजेशन में किन किन स्टेप्स को इंक्लूड किया गया उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। Abolishing licensing requirements in most of the industries except a short list. कुछ इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने शॉर्ट लिस्टेड किया कि इन्हें तो हम पब्लिक सेक्टर के अंडर ही रखेंगे या अपने गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर रखेंगे, इनके ऊपर तो हम लाइसेंस लेना जो है वो कंपलसरी रखेंगे। नहीं तो क्या होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी कंट्री की सेफ्टी से रिलेटेड होती हैं, तो फिर हर कोई उनको प्रोड्यूस करने लगेगा अपने लेवल पर, उनका मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है, जिससे हमारी कंट्री को नुकसान भी हो सकता है। तो कंट्री की सेफ्टी को देखते हुए कुछ चीज़ों को ऐसा शॉर्ट लिस्टेड किया गया कि इनके लिए लाइसेंस लेना क्या होगा, कंपलसरी होगा, और बाकी सभी चीज़ों को क्या कर दिया गया, ठीक है, उनके ऊपर से लाइसेंस की जो पॉलिसी थी उसे अबॉलिश कर दिया गया। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कि आप लार्ज स्केल पर बिजनेस करोगे,
स्मॉल स्केल पर करोगे, मीडियम स्केल पर करोगे, बिजनेसमैन को खुद ही डिसाइड करना होगा। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपने किसी अदर स्टेट में गुड्स सेल करनी है, किसी दूसरी कंट्री में गुड्स सेल करनी है, मतलब आप अपनी गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट बिजनेसमैन खुद डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, टैक्स रेट्स भी जो है वो रिड्यूस किए गए और बहुत सारे ऐसे कंट्रोल्स थे जो बिजनेसमैन के ऊपर गवर्नमेंट ने लगा रखे थे, उन सबको भी हटा लिया गया। सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर था उसे बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया, इजी कर दिया गया कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए आपको लाइसेंस तो लेना है, लेकिन वो लाइसेंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा आपको पेपर वर्क, लीगल फॉर्मेलिटीज से क्रॉस नहीं होना है। मेक इट ईजी टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनहांस किया गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या थी कि फॉरेन की कंपनीज हमारे इंडिया में आकर अपने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा सकती थी, ठीक है, उनको इंक्रीज किया गया उस लेवल को कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो पॉसिबल है इंडिया में। टेक्नोलॉजी भी आप अपनी ला सकते हो, यहाँ पर प्रोडक्शन प्लांट्स लगा सकते हो, उससे क्या होगा, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम इंक्रीज होगी, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो गई, तो हमारी जो है मार्केट के अंदर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। दैट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। आई थिंक कि बच्चे आपको बहुत अच्छे से लिबरलाइजेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप ऑफ रिफॉर्म्स, हम LPG को डिस्कस कर रहे हैं। एल हमने लिबरलाइजेशन डिस्कस किया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को। अब प्राइवेटाइजेशन का स्टेप गवर्नमेंट ने क्यों लिया? अब देखो, गवर्नमेंट में क्या था, पहले सारा का सारा पब्लिक सेक्टर था, यानी कि हमारी जो सोसाइटी में जितने भी बिजनेस थे वो किसके अंडर थे, पब्लिक सेक्टर के अंडर थे, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर थे। अब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज अगर आज की डेट में भी आप देखते हो तो एज कंपेयर टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या होते हैं, लेथर्जिक होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे को पर्टिकुलर डेट पे सैलरीज मिल जानी है, हमारे को कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, और इसके अलावा वो जो है कुछ भी न्यू टेक्नोलॉजी को भी इजीली अडॉप्ट नहीं करते हैं। जितना प्रेशर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ पे होता है उतना प्रेशर गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ पर नहीं होता है। तो प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम करता है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने ये फील किया कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है ना वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, वहाँ पर कंपटीशन का कोई लेवल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के ही सारे सेक्टर्स हैं, यानी कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से क्या कंपटीशन करेगा। और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेथर्जिक हैं, उन्हें पता है कि हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे को पर्टिकुलर डेट पर सैलरीज मिल जानी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं तो वो किससे करवा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर से करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो अब तक पब्लिक सेक्टर के अंडर थी, ठीक है, उनके लिए डोर ओपन कर दिए, किसके, प्राइवेट सेक्टर के, कि प्राइवेट सेक्टर भी अब उस टाइप की इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सकता है। तो वही सब कुछ हम यहाँ रीड करने जा रहे हैं बेटा। An economic process through which some public sector undertaking is brought either partially or completely under private ownership। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो बिजनेस सेक्टर है, उसमें क्या किया गया कि उनमें से कुछ बिजनेस सेक्टर्स को पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर्स को सौंप दिया गया और कुछ बिजनेस सेक्टर्स को पार्शली कुछ परसेंटेज उसमें जो है प्राइवेट सेक्टर का शेयर डाल दिया गया। यही था हमारा प्राइवेटाइजेशन। तो किस तरह से ये सब कुछ हुआ, रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसमें कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए थे, जैसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। तो उन इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर के रोल को डिफाइन कर दिया गया कि किन किन एरियाज में पब्लिक सेक्टर डेफिनेटली काम करेगा ही करेगा, और कुछ एरियाज ओपन कर दिए गए जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर भी काम कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकता है।
अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड आपको डिस्कस करना है बच्चे कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि कुछ यूनिट्स जो हैं पब्लिक सेक्टर के जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वहां पर उस पब्लिक सेक्टर यूनिट में प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप कर दी जाती है। यानी कि उस पब्लिक सेक्टर यूनिट का कुछ शेयर किसे हैंडओवर कर दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। फाइनली वी कैन से दैट डिसइन्वेस्टमेंट यूज्ड हियर मींस ट्रांसफर इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। इट रिजल्ट्स इन डिल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट बियॉन्ड 51% इन द पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइजेस हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनका 51% तक का जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर के पास रहेगा। बाकी के शेयर को आप प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिसाइडिंग टू रेफर द लॉस मेकिंग और सिक यूनिट्स टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। एक बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया जिस बोर्ड का नाम क्या है, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि BIFR भी आप इस बोर्ड को कह सकते हो। इस बोर्ड का काम क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो लॉस में जा रहे हैं, जो सिक यूनिट्स हो चुके हैं। सिक यूनिट्स वो होते हैं जिन यूनिट्स के पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए फंड्स नहीं है, क्योंकि पता है आपको कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्टली चेंज हो रही है और जो प्रोडक्शन यूनिट्स ओल्ड टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनके प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, उतना उनको सेल क्राइटेरिया नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए था या जितना पास्ट में मिल रहा होता है। अब वो यूनिट्स क्या हो जाते हैं, एक तरह से सिक यूनिट्स हो जाते हैं। तो ये BIFR जो है बोर्ड है जो ये क्या करता है, उन सिक यूनिट्स को अगर ये जो है अच्छा बना सकता है, यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, उनको न्यू टेक्नोलॉजी परचेज करके दे सकता है, उनको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके दे सकता है, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकता है, मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को अगर ये बोर्ड रिमूव कर सकता है तो ये उनकी हेल्प करता है। अदरवाइज ये बोर्ड क्या करता है, उन यूनिट्स को बंद करवाता है, उन यूनिट्स को हैंड ओवर करवाता है किसे, प्राइवेट सेक्टर को, ताकि प्राइवेट सेक्टर उनका मॉडर्नाइजेशन कर सके और फिर से जो है उनको क्या कर सके, एस्टैब्लिश कर सके, जहां पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। बच्चे, दैट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। नाउ कम टू द लास्ट रिफॉर्म, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। LPG हम डिस्कस कर रहे हैं। L मीन्स लिबरलाइजेशन, P मीन्स प्राइवेटाइजेशन एंड G मीन्स ग्लोबलाइजेशन। अब जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम एक वर्ड डिस्कस करते हैं, ग्लोबल विलेज। अब आप सबको पता है विलेज क्या होता है, गांव। गांव में क्या होता है कि सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, सभी एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, सभी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। तो हमारी कंट्री ने भी ये सोचा कि क्यों ना हम एक ग्लोबल विलेज एस्टैब्लिश करें। विलेज के आगे क्या वर्ड लगा दिया, ग्लोबल। क्यों ना हम एक ग्लोबल विलेज एस्टैब्लिश करें, और वो ग्लोबल विलेज ही क्या था, ग्लोबलाइजेशन था। यानी कि हम पूरे वर्ल्ड को एक विलेज में कन्वर्ट कर दें, यानी कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ कुछ भी लेन देन कर सके, कुछ भी बातचीत कर सके, कुछ भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कर सके, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर सके, इस तरह का एक ग्लोबल विलेज एस्टैब्लिश किया जाए। ये कब सोचा हमारी गवर्नमेंट ने, 1991 में सोचा, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जा रहे थे, जब इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च किए। फाइनली ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमने अपनी इकोनॉमी को बाकी वर्ल्ड के साथ इतना ज़्यादा अटैच कर देना है जैसे कि विलेज के लोग क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। आप देखते हो कि जो विलेज है वहाँ पर लोगों में अटैचमेंट क्यों होती है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ही कम होती है, ठीक है। अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन का रेट क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है। विलेज में सभी एक दूसरे को जानते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन का रेट कम है। तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम अपने जो ग्लोबल है हमारा, जो पूरी वर्ल्ड है हमारा, उसको भी ये सोच लें कि ये बहुत छोटा सा एरिया है, आपस में हम उसी तरह से बातचीत करें, उसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, उसी तरह से रॉ मटेरियल शेयर करें, उसी तरह से
अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करें, जैसे विलेज के लोग सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो उससे पहले क्या था, 1991 तक क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग इंपोर्ट्स। ऐसा कुछ इजी नहीं था कि आप किसी भी कंट्री से कुछ भी मंगवा सकते हो। आपको कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है, आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, आप फ्री हो कि आप अपनी मर्जी से मंगवा सकते हो, नहीं। गवर्नमेंट की बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती थी आपको गवर्नमेंट से, विद रिस्पेक्ट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हमारी गवर्नमेंट ने लगाई हुई थी, लेकिन अब उन सब रिस्ट्रिक्शंस को आफ्टर 1991 क्या कर लिया गया, रिमूव कर लिया गया। क्यों? क्योंकि हम क्या एस्टैब्लिश करने जा रहे थे, एक ग्लोबल विलेज एस्टैब्लिश करने जा रहे थे। अब इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड किया, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशंस, कि किसी भी कंट्री में आप गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, फ्री फ्लो कर दिया गया। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशंस, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एस्टैब्लिश किया गया। पहले क्या था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था। 1991 से पहले एक फेमा था, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, लेकिन उसे रिप्लेस कर दिया गया किसमें, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में, यानी कि फेरा में। बड़ी इंपॉर्टेंट सी टर्म, आप इसे इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे। फेमा को कन्वर्ट किया गया किसमें, फेरा में। यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस कैपिटल्स के ऊपर पहले थी कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैपिटल नहीं ला सकते या ले जा सकते, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस अब रिमूव कर दी गई। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस नेशंस, कोई भी नेशन एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। फ्री फ्लो ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है, कोई भी दूसरी कंट्री में जाकर जॉब कर सकता है, बच्चे दूसरी कंट्री में जाकर पढ़ सकते हैं, दूसरी कंट्रीज के बच्चे, दूसरी कंट्रीज के लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, जॉब करनी है उनको, स्टडीज करनी है, तो ये सब क्या कर दिया गया, फ्री फ्लो कर दिया गया। एक कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सुना है आप सभी ने इसका नाम, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सभी कंट्रीज क्या बन जाएंगे, मेंबर्स बन जाएंगे, और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बिजनेस किया जाएगा उनके लिए कॉमन रूल रेगुलेशंस बनाए जाएंगे कि अगर कोई बिजनेसमैन में आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं तो उन कॉमन रूल रेगुलेशंस को ही फॉलो किया जाए। एक ग्लोबल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, यानी कि एक प्रोस्पेक्टिव, ऐसा नजरिया बना दिया गया कि सभी देश जो हैं एक दूसरे को बड़ी हेल्पिंग हैंड की फॉर्म में जो है वो आगे आएंगे। जो पर्सपेक्टिव है उसे ही क्या किया गया, चेंज किया गया। ये सभी स्टेप्स बच्चे कहाँ लिए गए, ग्लोबलाइजेशन में लिए गए। नाउ कम टू द मेजर स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उनमें क्या क्या मेजर स्टेप्स, यानी कि 1991 में जो रिफॉर्म्स किए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उनका हमारे बिजनेस में क्या रिलेशन रहा, यानी कि बिजनेस में किस तरह से उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या क्या मेजर स्टेप्स थे, ठीक है, जिनका हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ा। बिजनेस के इम्पैक्ट तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ही क्या मेजर स्टेप्स थे जिन्होंने हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालना है। फर्स्ट स्टेप था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो मेंटेन की गई, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का रोल बड़ा क्लियरली डिफाइन कर दिया गया। ये डिफाइन कर दिया गया कि किन किन एरियाज के लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी है और किन किन के लिए नहीं है। बिजनेस में मॉडर्नाइजेशन के ऊपर स्ट्रेस दिया गया। न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट की गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है वो एनकरेज किया गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया था, ठीक है, कि कोई भी फॉरेन की कंपनीज यहाँ आकर अपने प्रोडक्शन प्लांट लगा सकती हैं, अपना जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। ये सब डिसीजन कहाँ लिए गए, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लिए गए। नेक्स्ट रिफॉर्म था हमारा न्यू ट्रेड पॉलिसी। अब ट्रेड पॉलिसी में भी क्या किया गया कि फॉरेन के साथ जो भी हम पहले ट्रेड करते थे उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, उन सब रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, ठीक है, और उनकी जगह पर न्यू रूल रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जैसा कि हमने लिबरलाइजेशन में डिस्कस किया है अभी। नेक्स्ट इज फिस्कल रिफॉर्म्स। अब फिस्कल रिफॉर्म्स होते क्या हैं, सबसे पहले वो डिस्कस करूंगी मैं। द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कनेक्टेड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। अब हमारी गवर्नमेंट की ये 1991 से पहले ही पॉलिसी थी, दिस पॉलिसी इज फिस्कल पॉलिसी। वो पॉलिसी क्या थी कि हम अपने
इनकम और एक्सपेंडिचर को चेक करते हैं कि हमारी इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितनी है, यानी कि गवर्नमेंट चेक करती है कि उसको कितनी तो इनकम हो रही है पब्लिक सेक्टर से और उस पब्लिक सेक्टर पर उसके कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। और हमारी कंट्री की प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हायर था, किसके कंपैरिजन में, इनकम के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से हमें फिजिकल डेफिशिएट, ठीक है, वित्तीय घाटा, आपने ये वर्ड न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज़ में भी बहुत बार सुना होगा कि फिजिकल डेफिशिएट हमारी कंट्री को फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से उस फिजिकल डेफिशिएट को डिक्रीज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। और अगर हम डाटा चेक करते हैं 18 और 19 का, 2018-19 का डाटा अगर हमने चेक किया है तो हमारा फिजिकल रिफॉर्म्स जो है, जो हमारा वित्तीय घाटा है, वो सिर्फ अब कितना रह गया है, 3.3% रह गया है, जबकि 1991 से पहले ये फिजिकल डिफिशिएट बहुत ज़्यादा चल रहा था। ये सब कुछ कम क्यों हुआ, ये वित्तीय घाटा कम किसकी वजह से हुआ, एलपीजी पॉलिसी की वजह से हुआ। नेक्स्ट इज मॉनेटरी रिफॉर्म्स। अब मॉनेटरी रिफॉर्म्स क्या होते हैं, हमारी कंट्री में एक मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन की गई। वो मॉनेटरी पॉलिसी क्या थी कि जो हमारी कंट्री की मनी की सप्लाई है, उस सप्लाई को कोई एक पर्टिकुलर अथॉरिटी कंट्रोल करेगी, यानी कि कितनी करेंसी छापनी है, कितने कॉइन्स छापने हैं, 500 के नोट्स कितने प्रिंट करने हैं। ठीक है, मतलब मनी की सप्लाई जो है इकोनॉमी को सेट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तब भी इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर मनी की सप्लाई कम होती है तो भी इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस मनी की सप्लाई को जो है सेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश की गई। वो अथॉरिटी थी सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई को ये अथॉरिटी दी गई कि आप मनी की सप्लाई को क्या रखोगे, कंट्रोल में रखोगे। ठीक है, तो वो जो है वो किसका पार्ट रहा, मॉनेटरी रिफॉर्म्स का पार्ट रहा। नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। वेरी फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या होती है। कैपिटल मार्केट होती है बेटा ऐसी मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज का सेल परचेज होता है। सिक्योरिटीज क्या होती हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ठीक है, ये सब सिक्योरिटीज होती हैं। कैपिटल मार्केट के बारे में हमारे पास पूरा एक यूनिट है, उस यूनिट 10 में हम बहुत सारी बातें और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको सिर्फ इतना जानना है कि कैपिटल मार्केट क्या होती है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर सिक्योरिटीज का सेल परचेज होता है। अब कैपिटल मार्केट से रिलेटेड भी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स किए। वो रिफॉर्म्स क्या थे, एक बोर्ड बनाया गया जिस बोर्ड का नाम क्या था, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। सेबी की एस्टैब्लिशमेंट की गई और उस सेबी का काम क्या था, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। आप कहीं भी अपनी मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले वहां पर प्रोटेक्शन देखते हो कि पैसा तो लगा रहे हैं, सेफ्टी फैक्टर भी है या नहीं है, कहीं ऐसा तो ना हो कि पैसा ही डूब जाए। ठीक है, तो आप अपने प्रोटेक्शन फैक्टर को वहां क्या करते हो, सर्च करते हो। तो आपने अपने प्रोटेक्शन फैक्टर को देखने के लिए, ठीक है, आपने फर्स्ट जो है स्टेप उठाते हो, तभी आप अपना मनी इन्वेस्ट करते हो। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन के लिए श्योर करवा दें कि आप सेफ हो, बिल्कुल आप अपना पैसा कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो ही जो है इन्वेस्टर आगे आएंगे। तो गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बना दिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिस बोर्ड का काम क्या था, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था और जितनी भी कंपनीज थी उन कंपनीज के लिए रूल रेगुलेशंस डिसाइड करता था। और जो भी कंपनी उस रूल रेगुलेशन को ब्रेकआउट करती थी, जो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मेंटेन किए हैं, उस कंपनी को मार्केट से आउट होना पड़ता था। और दूसरा यहाँ पर क्या किया गया कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स में, कि पहले क्या होता था, जो डिबेंचर्स थे उनके इंटरेस्ट रेट को कौन डिसाइड करता था, गवर्नमेंट। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कंपनीज को ये फ्रीडम दे दी कि आप मार्केट की सिचुएशंस को देखते हुए, मनी और सप्लाई और डिमांड के फैक्टर्स को देखते हुए आप इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। डिसमेंटलिंग की जगह पर हम डिटर्मिनिंग प्राइस कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल में क्या था कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे थे जिन पर पहले गवर्नमेंट ही
प्राइजेस डिसाइड करती थी, लाइक फर्टिलाइजर, स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन प्रोडक्ट्स, पेट्रो प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उनके प्राइजेस को सेट करने की जो ड्यूटी थी वो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ली हुई थी, जिस वजह से बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लोग थे वो इस बिजनेस में आना ही नहीं चाहते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके ऊपर से अपना रिस्ट्रिक्शन हटा लिया कि इनके प्राइजेस भी अब आप खुद डिसाइड करोगे, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हो गए जिनके प्राइजेस अब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, गवर्नमेंट उनमें इंटरफेयर नहीं करती। बिजनेसमैन अपने लेवल पर अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए उनके प्रोडक्ट्स के प्राइजेस खुद डिसाइड करता है। उनके प्रोडक्ट्स के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस थी उन पर भी पहले क्या होता था, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था, अब उस कंट्रोल को भी क्या कर लिया गया, रिमूव कर लिया गया। तो बच्चे ये कुछ मेजर स्टेप्स थे जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लिए गए, ठीक है, जो हमें एलपीजी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि एलपीजी क्या है, जिसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अब इन तीनों में मिलाकर इन स्टेप्स को यूज किया गया ताकि हम अपनी कंट्री में जीडीपी और नेशनल इनकम के लेवल को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सकें और इन्फ्लेशन को जो है वो कुछ हद तक कंट्रोल में ले सके। दैट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फाइनली बच्चे हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था उसको 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उन्हें कंप्लीट किया, उनके मेजर स्टेप्स भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए। आपने अब इन सभी को बहुत अच्छे से रीड करना है और इस सभी को अपनी केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रैक्टिस में लेना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।